फातिमा यतीम खाने से एक मासूम लड़की ब्याह लाई ताकि वो इस पर हुक्म चला सके। अर्शद ने जब बीवी को देखा तो इसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा और इसे किसी काम को हाथ ना लगाने देता। अगर अम्मा इसे काम कहती तो अर्शद कहता, अम्मा खुद कर लो। फातिमा ने इंतकाम लेने के लिए अर्शद को दुबई भेज दिया और फिर बहू पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। 7 माह बाद जब अर्शद का बीवी से राब्ता ना हुआ तो वो अचानक घर आया तो सामने का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसकी बीवी। पड़ोस से शोर की आवाज गूंजी तो फातिमा उठ बैठी, बुखलाकर आसपास देखने लगी। जब हवास बहाल हुए तो गालम गलोच देते हुए कहने लगी, हाय ये कौन शोर मचा रहा है? सुबह सुबह ही नहुसत फैलाना शुरू करती है। सुकून से सोने नहीं देते। सारी रात तो इस लोड शेडिंग की वजह से नींद नहीं आती। जो पल भर को आंख लग जाए तो ये मच्छर कानों के पास आकर बाजे बजाने लगते हैं। न दिन को सुकून है न रात को सुकून। जो भूले से आंख लग गई थी तो पड़ोस में अलग ही कहराम मच गया। फातिमा आंखें मसलती हुई उठ बैठी और एक नजर कमरे में लेटे हुए अर्शद पर डाली, जो यूं ही घोड़े बेचकर ऊंधे मुंह लेटा सो रहा था। फातिमा ने फौरन दुपट्टा सर पर किया और बुड़बुड़ाती हुई एक टांग से लंगड़ाती घर से बाहर निकल आई। दरवाजे के पास आकर बुलंद आवाज में बोली, आज क्या नया तमाशा शुरू हो गया है? रात को बिजली वाले नहीं सोने देते और सुबह तुम लोगों के तमाशे शुरू हो जाते हैं। इतना कहकर वो जब पड़ोस के यहाँ गई तो इससे पहले ही कई लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। इसे हैरत हुई थी कि आज यास्मीन बहन के घर ऐसा क्या हो गया था जो सभी इकट्ठे हो चुके थे। फातिमा जल्दी जल्दी इनके घर तक पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर इसे हैरत का झटका लगा। यास्मीन की बहू कमर पर हाथ रखे इतराती हुई खड़ी थी, जबकि इसका शौहर पीछे बीवी की रनमुरीदी का मुजाहिरा करता हुआ सर झुकाए खड़ा था। दोनों मियाँ बीवी खड़े थे, जबकि यास्मीन जो इस घर की मालकिन और सरबराह थी वो फर्श पर बैठी हुई रो रही थी और बहू के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर में एक कोने में रहने की जगह दे दो। मैं तुम लोगों को जरा भी तंग नहीं करूंगी, अपने काम से काम रखूंगी। मगर यास्मीन की बहू तो फौरन इसको चुटिया से पकड़कर कहने लगी कि मैं मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब देखो हुक्म चलाती रहती हो, ऐसे लगता है ब्याह कर नहीं लाई बल्कि खरीद कर लाई हो। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। बेहतर है कि ये सारे ड्रामे बंद करो और अपने दूसरे बेटे के घर चली जाओ। मजीद मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करने वाली नहीं। सास रोती धोती अपने सामान की पोटली उठाए अपने दूसरे बेटे के घर चली गई, जबकि पीछे खड़ा बेटा एक बार भी बोलकर अपनी माँ को ना रोक सका। ये मंजर देखकर गांव वाले बहू बेटे को बुरा भला कहने लगे। हैरत इस बात की थी, यास्मीन का बेटा शेराज इस हद तक भी बदल सकता था, जो पहले माँ का पल्लू थामे गांव में घूमा करता था, जहां जहां माँ जाती पीछे ही जाया करता था। मगर आज जब मनपसंद बीवी को घर ले आया था तो इसकी बातों में आकर अपनी ही माँ को घर से निकाल दिया था। फातिमा ने यह मंजर देखकर झुरझुरी सी ली थी। यास्मीन अपने बड़े बेटे के यहाँ जा चुकी थी, जबकि अब यास्मीन की बहू और बेटा इस घर पर राज करने लगे थे। फातिमा कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते वापस घर चली आई कि तभी फातिमा के साथ आने वाली पड़ोस की औरतें कहने लगी कि फातिमा, तुम्हारा बेटा तो हर वक्त शेराज के साथ ही घूमता रहता है, बेहतर है कि दोनों की दोस्ती तोड़वा दो। ये ना हो कि कल तक ये भी पसंद की लड़की ले आए और तुम्हारे साथ भी वो सब हो जो यास्मीन बहन के साथ हुआ है। फातिमा ने जब ये सुना तो हड़बड़ाकर कहने लगी कि बद्दुआ तो मत दो मेरी बहनों, मैंने बिगाड़ा ही क्या है तुम लोगों का? मेरा बेटा तो पूरा मेरे कंट्रोल में है। मेरे हुक्म के बगैर तो वो सांस भी नहीं लेता। अगर इसे कहूं कि एक टांग पर खड़ा रहे तो सारी रात एक टांग पर खड़ा रहेगा। मगर मैंने अपने बच्चे की तरबियत ही ऐसी की है। फातिमा औरतों पर अपने बच्चे की गुण गा रही थी कि तभी घर से एक बुलंद आवाज आई, ए अम्मा, कहाँ रह गई है तू? कब से भूखा बैठा हूँ। तुझे कहा भी था कि मेरे उठने से पहले मेरा नाश्ता बना दिया कर। ना ही मेरी शादी करवाती है जो एक अदद बीवी आकर मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर सके, और ना तू खुद न जाने सुबह सुबह कहाँ मोहल्ले में जासूसी करने निकल जाती है। बाद में ले लेना खबरें, पहले आकर मुझे नाश्ता बनाकर दे। गांव वालियां हैरत से फातिमा का चेहरा देखने लगी थीं, जबकि फातिमा तो चुप करके रह गई। फौरन हड़बड़ाकर कहने लगी, जब भी नींद से जागे तो ऐसा ही करता है, मैं भी इसको नाश्ता बनाकर देती हूँ। फातिमा बिफरी शेरनी बनी हुई घर के अंदर दाखिल हुई। आंखें मलता हुआ अर्शद बैठा था। गुस्से से पांव से चप्पल उतारी और चप्पल उतारकर बेटे को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। जवान जहां 27 साला बेटा माँ से चप्पल खा रहा था, वो दर्द के मारे करहाने लगा और बोला,
अब मैंने क्या कर दिया है माँ? सिर्फ एक अदद पराठा ही तो मांगा है, इस पर भी तू मारे जा रही है। मुझे तो लगता है मैं तेरा सौतेला बेटा हूँ, जो तू मुझसे ऐसे जुल्म करती है। मगर फातिमा को तो न जाने किस किस बात का गुस्सा था। बेटे को मार कर कहने लगी कि तेरी वजह से मेरे मोहल्ले वालियों के सामने बेइज्जती हो गई। क्या चुप नहीं रह सकता था? मैं कौन सा तेरे बाप के साथ भाग गई थी? फिर वापस घर ही तो आ रही थी। अरशद माँ से थप्पड़ खाकर अपनी कमर सहलाता हुआ बैठा और बुड़बुड़ाते हुए फौरन गुस्ल खाने में भाग गया। अरशद 27 साल का हो चुका था और इसकी शादी की उम्र भी थी, मगर इसके बावजूद फातिमा इसकी शादी करवाने से डरती थी। जब भी मोहल्ले की अफवाहें सुनती और अपने कानों से बहू को सास पर जुल्म करते देखती, तो कानों को हाथ लगाकर रह जाती। इसे कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो इसका हर काम करे, इसका हर हुक्म माने और कई किस्म के खाने बनाकर इसके सामने रखे। सारी जिंदगी इसके सामने नजर उठाकर बात तक ना करे। अगर गलती फातिमा की भी हो तो बेटा बीवी को ही गलत कहे। ये सारी शर्तें जब तक पूरी नहीं हो सकती थी, फातिमा अपने बेटे की शादी नहीं करवाने वाली थी। अब तो गांव वाले भी इसे कहने लगे थे कि तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम्हारा वाहिद सहारा है, तुम क्यों नहीं इसको ब्याह कर इसकी खुशियां देखना चाहती? क्यों बेटे को बूढ़ा कर रही हो? फातिमा को भी बिल आखिर मानना पड़ा। असजद भी खुश था कि वो भी अब शादी कर लेगा और इसके पास भी एक अदद बीवी होगी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि फातिमा बजाय खानदानी और अच्छे लोगों में अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के इसने यतीम खाने का रुख किया था। एक रोज इसने अपने बच्चे को तैयार किया और यतीम खाने चली आई। वहां आकर लड़कियां देखने लगी। असजद को जब पता चला तो मारे गुस्से की माँ को वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। उस रोज इसने पूरे मोहल्ले में उधम मचा दिया था। जहां जहां से गुजर रहा था वो धाड़े मारते हुए घर आ रहा था और एक ही शोर मचा रखा था कि मैंने नहीं करनी किसी यतीम लड़की से शादी। मेरी शादी करवानी है तो किसी अच्छे घर की लड़की से करवाओ। मगर फातिमा ने पहले कभी अपने बेटे की बात मानी थी जो अब मानती? वो यतीम खाने में गई तो इसे लड़की पसंद आ गई। कोई इसे 17-18 साल पहले यतीम खाने के बाहर बने हुए झूले में छोड़ गया था और ये वहां पर पली बड़ी थी। बड़ी ही खूबसूरत और नेक लड़की थी, इंतहाई भोली और सुघड़ थी, जैसे मुंह में जबान ना रखती हो। फातिमा को तो तलाश ही ऐसी की थी जो इसके सामने नजरें तक ना उठा सके। इसने फौरन वहां के इंचार्ज से बात की और समरीन को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इन लोगों ने भी फातिमा और इसके बेटे के बारे में छानबीन की और समरीन का रिश्ता असजद के साथ तय कर दिया। असजद पहले तो बिल्कुल भी राजी ना हुआ। कहने लगा कि मैं कभी भी किसी यतीम खाने में पली बड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मगर जब इसने समरीन की तस्वीर देखी तो इस पर दिल हार बैठा और माँ से भी ज्यादा शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। फातिमा तो खुश थी। एक तो बेटे की शादी हो रही थी, दूसरा इसे इस बात की खुशी थी कि लड़की भोली भाली और यतीम खाने में परवरिश पाने वाली लड़की है, कभी भी इसके सामने जबान नहीं खोलेगी, इसके घर में नौकरानियों की तरह रहेगी और वो महारानी बनकर इस पर हुक्म चलाएगी। ये सोचकर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फातिमा की मिजाज में तो शुरू से ही काहिली और सुस्ती थी। जब मैके थी तब भी काम को हाथ ना लगाती। जो भी काम करती वो ऐसा खराब करती कि कोई इसे काम करने को कहता ही ना था। जब वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, यहाँ भी इसकी वही आदतें थीं। कोई काम ठीक ना करती। अगर बर्तन धोने का कहा जाता तो आधे से ज्यादा बर्तन तोड़ देती। सास बातें सुनाती तो रोने लगती। शोहर को भी मुट्ठी में कर रखा था। यूं इसने अपने ससुराल में खूब फूट डाल कर रखी थी। इसे कोई काम इस वजह से नहीं कहता था कि कहकर अपना ही नुकसान होगा। अब भी इसका घर यूं ही गंदा पड़ा था। कई रोज तक इसने झाड़ू नहीं लगाया था। मैले और साफ कपड़े एक ही जगह पड़े होते थे। घर नहीं कोई कबाड़ खाना लगता था। कभी कभार असजद को कोफ्त होती तो खुद ही साफ सफाई करने लगता। ऐसे में यतीम खाने से आई हुई लड़की तो गोया इसे मुफ्त की नौकरानी मिल सकती थी, जो इसे खूब खिलाती पिलाती और वो अपने तख्त पर बैठकर ऐश करती। वो समरीन को ब्याह कर अपने घर ले आई। समरीन बड़ी अच्छी बहू और बीवी साबित हुई थी। इसका इखलाक, बोलने का अंदाज और मोहब्बत देखकर असजद इस पर फिदा हो चुका था। जबकि फातिमा ने अगले ही रोज से सास बनकर इसे इसका असल मकाम दिखाना शुरू कर दिया। समरीन ने भी जब घर पर गौर किया तो इसे चिढ़ हुई। अगली ही सुबह इसने पूरे घर को बिल्कुल चमका दिया। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही घर है जिसको फातिमा ने इतना खराब कर रखा था। ये देखकर असजद मजीद अपनी बीवी का गर्विदा हो गया। वो रोजाना अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाता।
बाज दफा गांव में मौजूद पीपल के दरख्त के नीचे ही जाकर दोनों बैठकर ढेरों बातें करते रहते। शुरू शुरू में तो फातिमा को ये बातें आम लगीं, मगर जब शादी के 2 माह बाद भी इसने देखा कि इसके बेटे के दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है, तो वो दिल ही दिल में हसद महसूस करने लगी। इसे ये बात भी खलने लगी थी कि इसका बेटा अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत देने लगा है। वो समरीन से घर के काम करवाया करती। अर्शद अपनी बीवी को काम करते देखता तो फौरन मना कर देता। एक रात जब अर्शद के दोस्त इसके यहाँ आए थे, सारा खाना समरीन ने अकेले ही बनाया था। खाना बनाकर फारिग होकर जूं ही वो नहाने के लिए जाने लगी तो फौरन फातिमा ने रोक लिया और कहने लगी कि तू कहाँ जा रही है? किचन की सफाई कौन करेगा? पहले ये साफ सफाई कर ले, फिर हो जाना तैयार। मगर अर्शद फौरन कहने लगा कि अम्मा, मेरे दोस्त और इनकी बीवियां हमारे यहाँ आ रहे हैं और खास मेरी बीवी समरीन से ही मिलना है। अगर ये इस हुलिये में रहेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? जाओ समरीन, तुम तैयार हो जाओ, ये काम अम्मा कर लेगी। फातिमा ने बेटे के मुंह से ये सुना तो दंग रह गई। मजबूरन सारे काम इसे खुद ही करना पड़ा और फिर ये तो अक्सर रूटीन बनती जा रही थी। जब तक अर्शद घर था, समरीन को किसी काम को हाथ न लगाने देता और कहता कि मेरी बीवी तो बिल्कुल मोम की गुड़िया है, मैं तो इसे बिल्कुल शहजादियों की तरह रखूंगा। समरीन भी यतीम खाने में पली बड़ी थी। जब अपने शौहर की मोहब्बत देखती तो अपनी किस्मत पर रश्क करती। फातिमा ने सोच रखा था कि वो अपनी बहू को नौकरानी बनाकर रखेगी, मगर चंद ही महीनों में तो वो खुद इस घर की नौकरानी बनकर रह चुकी थी। वो काम करने पड़े थे जो इसने इससे पहले कभी किए ही ना थे। पहले तो अर्शद भी घर के कामों में इसकी मदद करवा दिया करता था, मगर अब तो वो बीवी को लिए कमरे में ही घुसा रहता और सारे काम फातिमा करती रहती। गांव की औरतें फातिमा की हालत देखकर इसका मजाक उड़ाती और कहती कि तुम तो बड़ी बातें किया करती थी कि बेटा मेरी मुट्ठी में है, मगर तुम्हारी हालत भी यास्मीन की तरह हो गई है। बेहतर है कि अभी से बेटे की नाक में नकील डाल दो, वरना तुम्हारा तो कोई दूसरा बेटा भी नहीं जिसके पास रहने के लिए जा सको। फातिमा ने जब आस पड़ोस की औरतों के ये अल्फाज सुने तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से बिफरने लगी और इसने फैसला कर लिया कि वो मजीद दबकर नहीं रहेगी, बल्कि अपनी बहू को सबक सिखाकर ही रहेगी। कुछ हफ्ते तो इसने अपना रवैया बेटे के साथ अच्छा रखा, फिर बेटे से कहने लगी कि यहाँ रहकर तो खर्चा पूरा करना मुश्किल है, इसलिए तू बाहर चला जा। वहां से कमाई करके लाएगा तो कल को तेरे बीवी बच्चे खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे। अरशद ने जब ये सुना तो फौरन माँ की बात मान ली। बीवी को यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कहने लगा कि मेरा काम वहां पर लग जाएगा, मैं समरीन और अम्मा दोनों को भी वहीं पर अपने पास बुला लूंगा। चंद माह में इसकी दूसरे मुल्क की तैयारी बन गई और वो घर से चला गया। जाने से पहले समरीन को गले लगाए वो बहुत रोया था और अपनी माँ को खास कहकर गया था कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, इसे कोई भी तकलीफ मत होने देना, इसने माजी में बहुत दुख उठाए हैं। ये बात भी फातिमा को अंदर ही अंदर झुलसा गई थी कि बेटा माँ का ख्याल रखने की बजाय बीवी का ख्याल रखने को कहकर चला गया है। अजदत के जाते ही समरीन की जिंदगी बदल चुकी थी। फातिमा ने इसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। जिस कमरे में वो सोती थी वो कमरा इसे छीन लिया और फर्श पर सुलाने लगी। खुद सारे घर के काम करवाती, फिर भी समरीन का चेहरा यूं ही फूल की तरह खिला रहता, क्योंकि वो काम करने की आदी थी। इसके लिए सारे काम कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बावजूद जब इसने देखा कि समरीन को इन सब कामों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसने समरीन को मारना शुरू कर दिया। बात बात पर टोकती और मारती रहती। गांव की औरतें अगर इसके घर आती तो इनके सामने समरीन को खूब जलील करती। समरीन बेचारी रोती रहती। फोन आता तो फातिमा खुद बात कर लेती, मगर समरीन से बात करने ही ना देती। जो भी अरशद पैसे भेजता इससे अपने लिए चीजें खरीद लेती, मगर समरीन को 1 रुपया तक ना देती थी। इसने समरीन को भूखा रखना भी शुरू कर दिया। इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। भूख की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता। अजद के जाने के 2 माह बाद ये खबर मिली कि समरीन हामला है। जब समरीन को ये बात पता चली तो खुशी के मारे इसके आंखों से आंसू आ गए, मगर फातिमा पर तो न जाने कैसा खून सवार था। वो घर आई और जन्नाटेदार थप्पड़ समरीन के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, ये किसका गुनाह तू मेरे बेटे के सर पर डाल रही है? समरीन ने जब ये सुना तो इसका खून खौल उठा। वो पहली बार तड़क कर कहने लगी कि आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ, ये मेरी और अरशद की होने वाली औलाद है। मगर अगले ही पल फातिमा कहने लगी, अगर मुझे पता होता तू ऐसी है तो मैं कभी भी तुझको ब्याह करना लाती। मैं कभी भी इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी।
मेरा बेटा तो दूसरे मुल्क गया हुआ है और तू इसकी पीठ पीछे ये गुल खिलाती फिर रही है। फातिमा जानती थी बहू के किरदार को भी, मगर इसके बावजूद इसे ये खबर मिली तो इसके जहन में सबसे पहले यही हराफात आई कि अगर अरशद का बेटा इस दुनिया में आ गया और ये खबर इसको मालूम हो गई तो वो मेरी जगह अपनी बीवी से और ज्यादा मोहब्बत करने लगेगा। इसलिए बेहतर है कि अरशद को कानों कान खबर ना होने दी जाए और इसकी औलाद को खत्म कर दिया जाए। इसने समरीन को खाने में दवा मिलाकर दे दी, जिससे इसका हमल जाया हो गया। समरीन को जब ये खबर मिली तो बर्दाश्त ना कर सकी और फैसला कर लिया कि हर हाल में अपने शोहर को बताकर रहेगी। मगर फातिमा इसे अपने शोहर से बात करने ही ना देती। दिन ब दिन इसकी हालत बुरी होती चली जा रही थी। ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही थी कि गांव की औरतें इसे कमजोर मत समझें और सब इस बात पर यकीन कर लें कि फातिमा तो बड़ी ही अकड़ू मिजाज और सख्त सास है। बहू इसके सामने उफ तक नहीं कर सकती, ना ही इसके सामने जबान चला सकती है। मगर इसे कहाँ खबर थी कि दूसरों का दिल जीतने के चक्कर में वो अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रही है और समरीन जैसी मासूम यतीम लड़की की बद्दुआ अलग इसकी जिंदगी खराब कर रही है। एक रोज पड़ोस की औरतें फातिमा के घर आईं तो समरीन की हालत देखकर वो अफसोस करने लगीं। कहने लगी कि तेरा बेटा तो दुबई से अच्छे खासे रुपए कमा कर लाता है, फिर भी अपनी बहू की हालत देख। ऐसी हालत तो काम वाली मासी की भी नहीं होती। देख कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, बाल तो देख जैसे मुद्दतों से कंघी ही ना की हो। कौन कहेगा कि ये तेरी बहू है? ये तो यहाँ की नौकरानी लग रही है। और इसके चेहरे पर जख्म और नील के निशान कैसे हैं? क्या हुआ है इसे? फातिमा पड़ोसियों की बातों के जवाब देती रही और फिर घूर कर बहू से कहने लगी कि जा जाकर मेहमानों के लिए चाय लेकर आ। समरीन चाय लाई तो इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसे चक्कर आ रहे थे। जो ही ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आई तो चकराकर गिरने लगी थी। इसके हाथ से चाय मेहमानों पर गिर गई। मोहल्ले की औरतें हड़बड़ाकर उठ बैठीं। जबकि ये मंजर फातिमा ने देखा तो बजाय इसकी हालत पर गौर करने के मेहमानों के सामने ही इसे बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और कहने लगी कि अंधी थी, तुझे नजर नहीं आया? मुझसे तो गलती हो गई जो तुझे ब्याह कर ले आई। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था जो मैं तुझ जैसी पोहड़ दिमाग को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। समरीन रोते हुए सास से माफी मांगने लगी और औरतों से भी। मगर फातिमा ने अनापरस्ती की हद पार करते हुए इसे कहा कि जा और जाकर बाहर खड़ी हो जा। तेरी ये सजा है कि तू नंगे पैर धूप में खड़ी रहेगी। आज तो गर्मी भी बहुत थी। सूरज के नीचे खड़े होना तो महाल था। समरीन की तबीयत पहले ही खराब थी, मगर इसके बावजूद सांस की झिड़कियां खाकर गई और जाकर धूप में खड़ी हो गई। इसके पांव गर्म जमीन पर थे, मगर वो रोते हुए वहीं खड़ी रही थी। इसका वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। जब मजीद बर्दाश्त ना कर सकी तो रो रो कर अपने शोहर को बुलाने लगी और कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जाओ। यहाँ तो मेरी जिंदगी दुनिया में ही जहन्नुम बन चुकी है। मोहल्ले की औरतों ने जब बेचारी समरीन का ये हशर देखा तो दिल ही दिल में फातिमा को बुरा भला कहने लगी और यही दुआ करने लगी कि खुदा ऐसी सास किसी को ना दे। ये तो नफसियाती मरीजा और पागल है। एक औरत अपने घर गई और फौरन अपने बच्चे को फोन मिलाया और कहा कि तुम इस बात को फौरन अरशद तक पहुंचाओ। वहीं अरशद 7-8 माह से दुबई में मुकीम था। अपनी बीवी से कोई राब्ता ना पाकर परेशान हो चुका था। इसका किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। इसने अपने काम से छुट्टी ली और पाकिस्तान आने लगा। पाकिस्तान आने से पहले इसने किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो अचानक आना चाहता था ताकि हकीकत का पता चला सके। जब वो घर में पहुंचा तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। जो ही सहन में आया तो इसकी नजर समरीन पर पड़ी, जो नंगे पैर जमीन पर गिरी बेहोश हो चुकी थी। इसके पैरों के नीचे छाले बनकर फट चुके थे, जबकि इसका वजूद सुर्ख अंगारा हो चुका था। वो हाँप कर पानी मांग रही थी। अरशद इसे उठाकर घर के अंदर ले आया और जब सामने आकर देखा तो माँ अपने तख्त पर एसी लगाए बैठी हुई थी। सामने कई खुश्क मेवे जात रखे थे और वो मजे से खाते हुए टीवी देख रही थी। जब बेटे को सामने देखा तो कई बार पलकें झपकाईं, मगर ये तो सच में बेटा इसके सामने खड़ा था। वो बुखलाकर उठ बैठी। बादाम अखरोट फर्श पर बिखरते चले गए। वो हड़बड़ाकर कहने लगी कि तुम कब आए और ये समरीन को क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो इसे छत पर कपड़े फैलाने का कहा था। इसके मुंह में जो आता जा रहा था वो बेटे को बताती जा रही थी। मगर अरशद समरीन को फौरन अस्पताल लेकर गया, जहां पर इसका इलाज हुआ तो डॉक्टर ने सारी हकीकत खोलकर इसके सामने रख दी।
वो कहने लगे कि 24 घंटे हो चुके हैं, इसके मैदे में कोई ग़िज़ा नहीं पहुंची। इनके जिस्म में खून की कमी हो चुकी है और इस वक्त पानी भी खतरनाक हद तक कम हो चुका है। अगर आप मजीद देर लगाते तो इनके गुर्दों पर असर हो सकता था। एक हफ्ते तक समरीन अस्पताल में ही रही और जब तबीयत बहाल हुई तो उसने अरशद को सारी हकीकत बताई। फातिमा के तो हाथ पांव फूल चुके थे। बेटे से माफी मांगने लगी, मगर अरशद ने अम्मा को माफ ना किया। कहने लगा कि तुमने अपने हंसते बसते घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले की औरतों में तुम्हारी वाह हो सके और लोग तुम्हें बहू पर हुक्म चलाने वाली सास के तमगे से नवाज सकें। मगर ये सब करके तुमने ना सिर्फ एक फर्माबरदार बेटी बल्कि अपने बेटे को भी गवा दिया है। इतना कहकर इसने अपनी बीवी को सामान पैक करने का कहा। जब समरीन ने फातिमा को रोते हुए माफिया मांगते देखा तो इसका दिल कटने लगा। वो आगे बढ़ी और सास के हाथ पकड़कर उठाते हुए सीने से लगा लिया। समरीन और अरशद ने माँ को माफ कर दिया और यूं कुछ माह के लिए अरशद फातिमा और समरीन को अपने साथ दुबई घुमाने ले गया।